अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है? कैन यू प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन? आवाज़ क्लियर है? ओके। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर नहीं है? ओके। गुड आफ्टरनून। किसको आवाज़ नहीं आ रही? ओके, सो हम ऑलमोस्ट 5 मिनट तक और वेट करेंगे जब तक सब ज्वाइन कर लें। उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, आवाज़ स्लो आ रही है। अब ठीक है? हाँ जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। पहले थोड़ी सी 5-10 मिनट रुक जाएं, जब सेशन स्टार्ट होगा तो मैं इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगी। थैंक यू अबू बकर दिलावर। My network is all good, checked already. चार मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हमारा सेशन होगा। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो आप लोग वो लास्ट के 10 मिनट्स में करेंगे। वो Q&A सेशन होगा, उसके दरमियान में अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा टेम्पो ख़राब हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन सबसे एंड पे करेंगे, यू नो, एट द एंड ऑफ द सेशन। 10 मिनट्स में आप लोग को दूंगी क्वेश्चन आंसर के लिए। वहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चन लिखेंगे, मैं उसका आंसर करूंगी, ठीक है? इज द वॉइस क्लियर? जी अबू बकर, आपका क्या क्वेश्चन है बता दें। फिलहाल तो मैं क्वेश्चन वैसे अटेंड नहीं कर रही, लेकिन ओके। सो 3 मिनट और रह गए हैं। 3 मिनट के बाद हम लोग जो है सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट के बाद हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? Not registered, so
वेल कि आपको टीम बताएगी, मैं तो नहीं, आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी या नहीं। आप बाद में इनबॉक्स करके टीम से पूछ सकते हैं, ठीक है। बस अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करें। एक मिनट। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन अमरीन हेयर एंड टुडे आपको सबको पता है कि हमारा टॉपिक क्या है, रोल ऑफ इन फिजियोथेरेपी, ठीक है। सो मेरा रिलेट, ठीक है, तो वो सब कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट का रोल देख लेते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की जो जॉब होती है वो ये है कि सबसे पहले वो असेसमेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम का, उसके बाद उसका प्लान प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइदर इट इज़ फ्रॉम डिसीज और इंजरी, ये सारा काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डाइटिशियंस, ठीक है। तो डाइटिशियंस का क्या काम होता है कि डाइटिशियंस जो हैं वो बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं और आपको जो है फूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, आपकी MNTs पर काम करते हैं। MNTs जो होती हैं उसको हम लोग मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं, जो कि बेसिकली आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग आपके प्लान्स जनरेट की जाती है और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होता है। तो किस तरह से न्यूट्रिशन फिजियोथेरेपी के लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग आज उसको देखेंगे। ओके, सो होता क्या है कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, आप लोगों को पता होता है कि आप लोगों ने किन किन फिजिकल कंपोनेंट्स को लेकर चलना है अपने साथ। उसमें हमारे पास रिहैबिलिटेशन आ जाती है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन में आपके पास स्ट्रेंथ आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और प्रायर लेवल ऑफ फंक्शन, जो एक आपका पेशेंट है उसके फंक्शनैलिटी को किस तरीके से जो है वो आगे लेकर चलना है। इसी तरह आप कंपोनेंट्स के एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को किस तरह से आगे लेकर चलना है, ठीक है। लेकिन जो लेस ऑब्वियस कंपोनेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपकी जो हीलिंग प्रोसेसेस है इंक्रीज करना है, उसको किस तरह से इन्हांस करना है, ठीक है। तो जो आपका हीलिंग प्रोसेस है उसको इन्हांस करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। न्यूट्रिशन कैन आइदर इन्हांस और हिंडर द पेशेंट्स रिकवरी, ठीक है, फ्रॉम एनी मस्कुलर स्केलेटल इंजरी, ठीक है। तो इस सब को क्योर करने के लिए, इस सब को आगे प्रोसीड करने के लिए, इस सबकी जो एफिशिएंसी है उसको इन्हांस करने के लिए न्यूट्रिशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। सो नाउ इट्स अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब टू रिमाइंड पेशेंट के आपके लिए फिजियोथेरेपी के साथ साथ आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब किस तरह से ज़रूरी हैं, वो सब किस तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अक्सर जो है ना हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हमारे एक्टिव पेशेंट्स आप लोगों के पास आते होंगे, ठीक है, एक्टिव पेशेंट्स आते होंगे या एथलीट्स आते होंगे, क्योंकि मोस्टली मस्कुलर इंजरी जो होती है, मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज जो होती हैं वो एक्टिव पेशेंट्स को होती हैं, या अक्सर बाइकर्स होते हैं, राइडर्स जो होते हैं उनको होती है, या फिर जो है आपके एथलीट्स होती हैं उनको होती है, ठीक है। तो उनमें जो इंजरी होती है उनमें एक फेयर होता है, जब उनको इंजरी हो जाती है और वो आपसे फिजियोथेरेपी ले रहे होते हैं, आपसे सेशंस ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे उनका जो एक मेजर फेयर होता है वो ये होता है कि वेट गेन, ठीक है, उनका वेट गेन हो जाएगा, उनके गोल्स जो हैं वो सीज हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। तो उस सब के लिए वो क्या करते हैं कि वो अपनी सब चीज़ों को लेकर साथ चल रहे होते हैं, मेडिकेशन भी और हर एक चीज वो अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन एक चीज जिसको वो निग्लेक्ट कर रहे होते हैं वो होती है उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, ठीक है। वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं प्रॉपरली। उससे क्या होता है कि उनका जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। वो लोग ज़्यादा टाइम लेते हैं हील होने में।
अब उनको वेट गेन का फेयर क्यों होता है? क्योंकि अगर उनका वेट गेन हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो अपने करियर में आगे परसू नहीं कर सकेंगे, या अगर वो एक्टिव क्लाइंट्स ही हैं आपके, तो जब भी वो आपको जो है आगे जो है अपनी लाइफ को परसू नहीं कर सकेंगे। ये कुछ साइकोलॉजिकल, वैसे ही अपनी फिजिक को जो है वो ज़्यादा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी तो बिल्कुल मतलब लोएस्ट लेवल पर होती है ना, रेगुलर से लोएस्ट लेवल पर होती है, फिर वो ऑब्वियसली अपनी प्रॉपर डाइट खाना बंद कर देते हैं। अब क्या होता है कि उनके जो वेट के कंसर्न्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हम ठीक भी जल्दी हो जाएं और हम लोग अपनी फूड भी प्रॉपर ना लें, ठीक है। अब जब वो फूड प्रॉपर नहीं लेते तो उनका हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग जो मस्कुलर स्केलेटल रिकवरी होती है उसमें क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। मतलब आप बाद में 50 to 50% आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपनी जो मसल रिकवरी है उसको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अंडर ईटिंग कोई सॉल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का भी, ठीक है। अगर आपका थोड़ा बहुत वेट गेन हो रहा है तो उसको होने दें। आपके पेशेंट का थोड़ा बहुत वेट गेन हो रहा है तो उसको समझाएं कि कोई मसला नहीं है, वेट गेन होने दें। द थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट कि अभी आपकी रिकवरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिकवरी रेट किस तरह से इन्हांस होगा ये हम लोग आगे जाके भी देखेंगे, ठीक है, सेशन में आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा ये कि जो इंजर्ड पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनको मस्कुलर स्केलेटल इंजरी होती है, उनकी जो इंजरी होती है उसमें जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज लेवल पर होता है, ठीक है, और उनके जो कैलोरी डेफिसिट है वो भी उस टाइम पर एक प्रॉपर वे में जा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बॉडी को नीड होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन की। उनका कैलोरी डेफिसिट भी ज़्यादा हो रहा है। जब वो प्रॉपर खाना नहीं खाते तो ऑब्वियसली उनका वेट लॉस हो रहा था, वेट लॉस की तरफ वो जा रहे होते, वेट गेन की तरफ वो जा नहीं रहे होते। जब वो वेट गेन की तरफ नहीं जा रहे होते तो उनकी जो मेजरली उनका जो वेट उनकी जो रिकवरी है वो डिले हो रही होती है। अगर हम लोग बात करें कि अंडर ईटिंग जो है वो कहीं एक हद तक ठीक होती है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अंडर ईटिंग कभी भी ठीक नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि अगर आपको इंजरी है या आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स तो पूरी करनी है। इसके अलावा आपकी बॉडी को जो मसल मैस चाहिए, ठीक है, आपकी इंजरी को ओवरकम करने के लिए जो आपको मसल मैस चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपका पेशेंट ये कहे कि आपको जो है रिस्ट्रिक्ट करनी है, अपनी कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट करनी है, तो कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट करना कोई जो है वो आप लोग उसको क्या कहेंगे, कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करना कोई भी अक्लमंदी का काम नहीं है। आपको उसको जो है एक प्रॉपर वे में लेकर चलना है। अब क्या होता है कि हमारे एज वी ऑल नो कि फिजियोथेरेपी में जब आप एक पेशेंट को लेते हो अपने, तो उसमें हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं? एक हमारी होती है इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन और होती है। ये तीन चीज़ों को हम लोगों ने देखना होता है। तो इन्फ्लामेशन को अगर हम लोग देखें, मस्कुलर स्केलेटल इंजरी में जो चेंजेस होते हैं उसमें हम लोग की इन्फ्लामेशन पार्ट होता है। इन्फ्लामेशन को हम लोगों ने कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम लोगों ने इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करना, उसको रोक देना है। इन्फ्लामेशन ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट फेज है जिसके बाद आप प्रोलिफरेशन और रीमॉडलिंग की तरफ जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आप कहो कि इन्फ्लामेशन को आपने जो है प्रिवेंट कर देना, उसको रोक देना है, तो ऑब्वियसली आप लोग ये नहीं करोगे। ओके, सो इन्फ्लामेशन को हम लोगों ने फर्दर एक्सेस इन्फ्लामेशन होने से रोकना है, लेकिन जितनी हो रही है उसको जो है हम लोगों ने कंट्रोल करना है कि वो फर्दर जो है टिश्यू डैमेज ना करे, ब्लड फ्लो खराब ना करे, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन को हम लोग रोक कैसे सकते हैं? ठीक है, एक्सेस इन्फ्लामेशन को तो हम लोगों ने होने नहीं देना, तो उसको हम लोगों ने कॉम्बैट कैसे करना है? ठीक है, उसको जो है
हम लोग किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डाइटरी फैट्स होते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, उसको एक जगह पे सीज करने के लिए कि वो बढ़े ना। डाइटरी फैट्स में हमारे पास ओमेगा 3 जो होते हैं वो हमारे इसेंशियल फैट्स होते हैं। ठीक है, इसेंशियल फैट्स वो फैट्स होते हैं, वो डाइटरी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमें आउटर सोर्सेज से वो लेना पड़ते हैं। ओमेगा 3 जो फैट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं हमारे आमंड, वॉलनट्स, एवोकाडो और फिश। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में आ जाती हैं। अब हमारा क्या है कि हम लोग लेते हैं ऑयल्स यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं फिश, फ्राइड फूड यूज़ करते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स यूज़ करते हैं। इन सब में होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है, अब ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ रेशियोज होती हैं जो लेना पड़ती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी जो एडिक्वेट रेशियो है वो मैं बता देती हूँ। 1:1 पर हम लोगों को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स लेना पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ओमेगा 6 ऑलरेडी जो है ना हम लोगों को डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे घरों में जो खाने बन रहे होते हैं, हम लोग जो बाहर से जंक खा रहे होते हैं, उस सब से हमें ओमेगा 6 मिल रहा होता है। ठीक है, तो 1:1 को हम लोगों ने, मतलब जितना हम ओमेगा 6 ले रहे हैं उतना ओमेगा 3 भी हम लोगों को लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारी रेशो क्या आती है 1:10। ठीक है, कि हम लोग रेशो 1 पर ले रहे होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड और उसका 10% ले रहे होते हैं हम ओमेगा 6 फैटी एसिड। ठीक है, तो अगर आप ओमेगा 6 फैटी एसिड की कंजम्पशन इंक्रीज कर दोगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो एक्सेस होती रहेगी। और उसके बाद जो है जिनको मस्कुलोस्केलेटल इंजरी है उन पेशेंट की बात कर रही हूँ। वैसे तो ऑब्वियसली ओमेगा 6 एक नॉर्मल हेल्दी पेशेंट के लिए भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को जो है ड्रास्टिक फैट गेन करवा देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा 6 की भी रेस्ट्रिक्शन जो है, रेस्ट्रिक्शन नहीं कहूँगी, रेस्ट्रिक्शन का तो मतलब ये हो जाता है कि आपने बिल्कुल बंद करवा देते हैं, लेकिन करवा देने, लेकिन ये है कि आप उनको जो है एक बैलेंस में ले आए। ठीक है, ओमेगा 3 को और ओमेगा 6 को बैलेंस में ले आए तो आप जो इन्फ्लामेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो सेकंड चीज़ हमें इन्फ्लामेशन को बढ़ने से रोकती है वो चीज़ है हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स में वो रिच होंगे, आपकी इन्फ्लामेशन को वो ऑलरेडी कम करते रहेंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास फूड का नॉलेज नहीं होता, अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स कौन से होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप ब्राइट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो ढूंढ ले। तो उसमें क्या होगा कि आपको इजीली एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्रोकली जो है उसमें वो उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो है सल्फोराफेन। ठीक है, सल्फोराफेन जो है आपका जो कार्टिलेज ब्रेक डाउन है वो करवाता है। अगर हम लोग सिट्रस फ्रूट की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास कीवी आती है, हमारे पास ऑरेंज आते हैं, लेमन आते हैं। ये इसमें हमारे पास विटामिन सी जो है रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो विटामिन सी जो है वो सपोर्ट करता है कोलेजन फॉर्मेशन में। ठीक है, इसके अलावा प्रोटियोग्लाइकिन की सिंथेसिस भी करवाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास रेड ग्रेप्स आ जाते हैं। रेड ग्रेप्स का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है रेस्वेराटॉल। ठीक है, रेस्वेराटॉल जो है वो प्रो इन्फ्लामेटरी जो है प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं उनको सुप्रेस कर देता है, तो वो फर्दर इन्फ्लामेशन करवाने ही नहीं देते। ठीक है, तो आपकी जो इन्फ्लामेशन है वो इन सब चीज़ों से क्या होती है कि वो एक मतलब जो एक नॉर्मल प्रोसेस है इन्फ्लामेशन का टूवर्ड्स द रिहैब प्रोसेस वहीं तक रहती है, उससे ज़्यादा बढ़ती नहीं है। उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं तो आपके जो फर्दर मसले क्रिएट होंगे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ड्यूरिंग रिकवरी वो क्रिएट नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो एडिशनल न्यूट्रिएंट आप लोगों ने ऐड करने हैं उसमें सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास एक तो है टर्मेरिक जिसको हम लोग हल्दी कहते हैं, दूसरी है हमारे पास गार्लिक। ठीक है, अदरक। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है कि एडिशनल न्यूट्रिएंट हैं जिसको आपने अपनी एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में
ऐड करवाना है, ठीक है। वैसे एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट्स जो हैं वो आप लोग को आपकी जो डाइटिशियंस हैं वो बहुत आराम से दे देंगे। इसके बाद जो हमारे पास चीज आती है जो कि बहुत ही मेजर होती है मस्कुलोस्केलेटल इंजरी में, वो हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। क्योंकि हमारा मसल लॉस हो रहा होता है तो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब क्या होता है कि जब आप इन्फ्लामेशन के फेज से वापस आ जाते हो, इन्फ्लामेशन वाला फेज तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद जो मेजर फेज शुरू होता है प्रोलिफरेशन और रीमॉडलिंग का, उसमें आपकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अब प्रोटीन्स आप लेंगे कहाँ से, ठीक है। प्रोटीन सोर्सेज आपको पता नहीं होंगे कि वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे और कौन से प्रोटीन्स आपके लिए ज़रूरी है। अब मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर दूं कि प्रोटीन्स जो होते हैं उस अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलके ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड्स का एक सेट होता है जो मिलकर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, जो कि हम अपनी फूड से लेंगे, ठीक है। जब वो प्रोटीन्स आप कंज्यूम कर लेते हो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके, वो प्रोटीन जो है जब अपनी सिंपलर फॉर्म में आती है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपकी बॉडी में डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलके एक नया प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है उसकी कोड्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलके एक कोड बना लेते हैं, उस कोड का एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। अब आपके जो मसल्स की प्रोटीन होती है, ठीक है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन की जो कोडिंग है वो डिफरेंट है, आपके डीएनए की प्रोटीन की कोडिंग डिफरेंट है, आपके ऑर्गन्स में जो प्रोटीन यूज हो रही है उसकी कोडिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप जो इन सोर्सेज से, अपने जो फूड के सोर्सेज से प्रोटीन्स लेते हैं, वो आपकी बॉडी में जाके अमीनो एसिड में दोबारा कन्वर्ट हो जाती हैं। अमीनो एसिड डिफरेंट अपने डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो हैं वो मिलकर न्यू कोड जनरेट करते हैं और वो जो न्यू कोड होता है वो नया प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाता है और वो फिर आपकी बॉडी में यूज होती है, ठीक है। अब ये होगी हमारी प्रोटीन की बात। अब मैं प्रोटीन में एक चीज और बता दूं कि प्रोटीन्स जो हैं वो आपके दो सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक होते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज, एक होते हैं नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्सेज एज इट्स नेम इंडिकेट के एनिमल सोर्सेज हैं, ठीक है। और जो नॉन बायोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो सोर्सेज होते हैं जो हमारे प्लांट बेस्ड होते हैं, ठीक है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हमारे पास आ रही होती हैं। अमीनो एसिड्स जो हैं वो अगर आपको एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, वो 19 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, वो आपको आउटर सोर्सेज से मिलते हैं। लेकिन आपको कोई भी अमीनो एसिड जो है कंप्लीट पैकेज नहीं मिलता अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अगर कोई अमीनो एसिड आपको बायोलॉजिकल सोर्स से मिल रहा है तो उसमें से कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपको सिर्फ प्लांट बेस से मिलेंगे, आपको बायोलॉजिकल सोर्स से भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है। अब हम लोग थोड़ा अपना यहाँ पर आ जाते हैं प्रोलिफरेशन और रीमॉडलिंग के प्रोसेस की तरफ कि वहाँ पर प्रोटीन्स किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। काम करें कि मस्कुलर स्केलेटल जो इंजरीज होती हैं अक्सर क्या होता है कि उसमें एनाबॉलिक रेजिस्टेंस हो जाती है। एज यू ऑल नो, एनाबॉलिक रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपका जो मसल गेन होता है, मसल ग्रोथ होती है, मसल गेन जो आप लोगों ने करवाना होता है वो हो नहीं रहा होता है। रेजिस्टेंस में मोस्टली जो होता है वो आपकी जो प्रोटीन्स हैं वो बन ही नहीं रही होती। आपके मसल्स, अगर आपकी प्रोटीन इनटेक पूरी भी है, जब भी आपकी जो एबिलिटी है, आपके जो बॉडी की एबिलिटी है टू सिंथेसाइज प्रोटीन वो पूरी नहीं हो रही होती, तो आपकी मसल गेन नहीं हो रहा होता। अब इस चीज में क्या होता है कि मसल का जो साइज होता है, मसल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। देयर आई हैव मुझे ना एक मिला था बहुत ही अच्छा सा टेबल, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये सेल्फी कैमरा है तो वो आपको आई डोंट नो प्रॉपरली नजर आएगा कि नहीं, क्योंकि वो उल्टे अल्फाबेट्स होंगे, लेकिन मैं उसको बाद में शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लें या उसको सेव करके रख लें, जैसे भी आपने उसको यूज करना आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एनाबॉलिक रेजिस्टेंस में आपका जो मसल गेन है, मसल साइज है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, वो लॉस हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये आप लोगों को जो है ना उल्टा ही नजर आ रहा होगा, मैं वैसे ही बता देती हूँ।
इंजरी प्लस इमोबिलाइजेशन, ठीक है। आपको इंजरी भी है और इमोबिलाइजेशन भी, आप हिल भी नहीं सकते, ठीक है। आप लोग अपने मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। मसल प्रोटीन सिंथेसिस जब लो होती है तो उसी के साथ साथ आपकी जो रेजिस्टेंस होती है एनाबॉलिक, ठीक है, रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाती है। एनाबॉलिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका मसल गेन होगा ही नहीं, ठीक है। मसल गेन नहीं होगा तो आपकी ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो आपकी जो मसल साइज है वो भी डिक्रीज होगा, आपकी जो मसल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज होगी, आपका मसल कनेक्टिव टिश्यू भी डिक्रीज होगा। इस सब की डिक्रीज के बाद आपकी मसल स्ट्रेंथ और फंक्शंस दोनों चीजें डिक्रीज होंगी, ठीक है। तो जब आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि आप आगे जो है आप अपने आप की जो मोबिलाइजेशन है, आपकी जो बॉडी का फंक्शन है वो आप प्रॉपरली कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए होंगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। चलें, जिस तरह मोस्टली एथलीट्स होते हैं या आपके जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उनको प्रोटीन्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो एक हेल्दी पर्सन के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है 0.8 किलोग्राम्स पर केजी पर बॉडी वेट, ठीक है। ये हेल्दी पेशेंट पर्सन के लिए, जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह आप लोग हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक जनरली आरडीए है, ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, वो है 0.8 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ अपनी बॉडी, आपका जितना वेट है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी ग्राम्स में प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट निकल आएगी। लेकिन क्योंकि हमारा जो पेशेंट है उसको इशू है मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरी है उसको, ठीक है। तो उसकी मस्क्यूलोस्केलेटल इंजरी में क्या होता है कि उसका जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। तो 0.8 से आप उसको इंक्रीज करके 1 पर भी लेके जा सकते हो, 1.5 पे भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर कोई छोटा है, ठीक है, तो वो आपके 0.6 पर भी जा सकती है, ठीक है, 0.6 ग्राम्स पर केजी पर बॉडी वेट पर, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरीके से जो है आपकी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, वो चीज। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब अपने प्रोटीन्स पर कि प्रोटीन्स हमारे पास कौन कौन सी हमें जो है मिलती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स हमारे पास एक होती हैं वे प्रोटीन्स, ठीक है, और एक होती है हमारे पास सोय प्रोटीन, एक हमें मिलती है कैसीन, ठीक है। तो जो वे प्रोटीन होती है वो सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, रैपिडली डाइजेस्टेड प्रोटीन होती है। जो रैपिडली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होती हैं वो बेसिकली बहुत ज्यादा जो है आपकी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। एनाबॉलिक रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आपकी मसल ग्रोथ हो नहीं रही होती, आपकी प्रोटीन्स जो है वो आपकी प्रॉपरली मसल्स तक पहुंच नहीं रही होती। तो जो वे प्रोटीन वो बहुत ज़्यादा रैपिडली डाइजेस्ट होती हैं और वो अपना काम करना भी शुरू कर देती हैं, सोए और कैसीन प्रोटीन, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमीनो एसिड, ठीक है। तो अब अमीनो एसिड्स हमारे पास ब्रांच चेन भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं, ठीक है। तो BCAA ब्रांच चेन में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास ल्यूसीन होता है, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड की टाइप होती है। और क्योंकि ये जो है आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आपकी एबिलिटी जो होती है प्रोटीन सिंथेसिस को, उसको इन्हांस कर देता है, ठीक है। इसके साथ हमारी ल्यूसीन के अलावा हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल इंजरी में ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन भी जाती है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एनाबॉलिक रेजिस्टेंस के फेज से निकल जाए। अब क्या होता है, इसमें एक चीज होती है कि यहाँ पर आई हैव अनदर वन, इसको भी मैं आप लोग को दिखा दूंगी ताकि आप लोग जो है प्रॉपरली इस चीज को जो है वो गो थ्रू कर सके। एक्सरसाइज और रिहेबिलिटेशन तो आपकी हो रही है, ठीक है, उसके साथ आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जा रही है। तो क्या होता है कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस जब इंक्रीज होगी तो आपका मसल साइज भी इंक्रीज होगा, आपकी जो मसल ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, आपके जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होंगी तो आपका मसल स्ट्रेंथ और फंक्शंस भी इंक्रीज, इस सब के है आपकी जो
कह लें कि आप कि रिकवरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आपका जो मसल गेन है, ठीक है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, और जो मसल लॉस है वो थोड़ा जो है ना ऐसा प्रोसेस होता है जो कि स्लो होता है, ठीक है, रैपिड होता है। लॉस आपका रैपिड होता है और मसल गेन आपका थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, आप इंजर्ड देती है, जब आपका लीन प्रोटीन यूज करना वो शुरू कर देती है, तो ऑब्वियसली आपका जो बॉडी का लीन प्रोटीन है ना, आपका जो बॉडी का लीन मैस है, वो जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को लगता है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो यही कुछ हो रहा होता है, आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग प्रॉपरली अपनी डाइटरी इनटेक का ख्याल रखें, प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी प्रॉपरली लें, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो मस्कुलर स्केलेटल इंजरी, आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, आपकी जो रीमॉडलिंग है वो थोड़ी इन्हांस हो जाएगी, ठीक है। वो इन्हांस होगी तो ऑब्वियसली आपके रिकवरी रेट भी बढ़ जाएगा। अदरवाइज ये चीज़ें अगर आप निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जहां आपने 2 महीनों में ठीक होना है, वहां फिर आपको 6 महीने या पूरा 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा, इसके बाद जो है एक चीज़ ये कि ओके, यहाँ पे समवन इज आस्किंग डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ पर्सनल इन एजुकेटिंग क्लाइंट्स अबाउट द एजुकेटिंग क्लाइंट्स अबाउट द न्यूट्रिशन नीड्स। मैंने आपको कहा है कि क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, बस थोड़ा सा रह गया, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने अब एक गैप है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में एक गैप होता है, उस गैप को किस तरह से हम लोगों ने खत्म करना है, ठीक है। जब भी आप एक हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं या आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, वहां पर क्या होता है कि 5 लोगों का पैनल होता है, ठीक है। अब वो 5 लोगों का कौन सा पैनल होता है और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। एक होता है जनरल फिजिशियन, ठीक है, जिसका काम होता है डायग्नोस करना और ड्रग्स देना, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि जब आप ऑब्वियसली किसी इंजर्ड होते हैं या आप डिजीज्ड होते हैं, तो आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, वो एक अलग तरीके से जो है ना आपको हिट कर रहा होता है, ठीक है। आप स्ट्रेस में होते हैं, आपको डिप्रेशन होता है, आपको डिफरेंट तरीके से जो है ना वो हिट कर रहा होता है। तो साइकाइट्रिस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोथेरेपिस्ट, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि आपने उसको किस तरह से दोबारा लाइफ की तरफ लेके आना है, ठीक है। आपने उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, आपने उसके प्लान्स वगैरह उसका डायग्नोस करना है, ठीक है। डाइटिशियंस आते हैं, फिर डाइटिशियंस का काम क्या होता है कि उसकी जितनी भी फूड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना है, उसके हीलिंग प्रोसेस को किस तरह से आपने इन्हांस करना है। द फिफ्थ वन इज, अगर तो वो पेशेंट किसी हॉस्पिटल सेटिंग में एडमिट है तो वहां पर नर्सेज होती हैं, ठीक है। और अगर वो एडमिट नहीं है तो आपका कोई एक फैमिली मेंबर होता है, ठीक है, जो आपको नर्स कर रहा होता है, उसने बताना होता है कि जो पेशेंट है उसकी डेली रूटीन की डिटेल्स क्या होती हैं, क्योंकि कोई भी इन चारों फिजिशियन में से कोई भी उस पेशेंट के पास तो नहीं बैठा होता, लेकिन सारे दिन की जो रिपोर्ट होती है वो या तो नर्स के पास होती है, किसी फैमिली मेंबर्स के पास होती है, ठीक है। तो ये 5 लोगों का पैनल है, जब ये 5 लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तो आप लोग का जो रिकवरी रेट होता है, पेशेंट का जो रिकवरी रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब इन 5 लोगों ने एक सेटिंग में काम किस तरह से करना है, किस तरह से एक टीम वर्क करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इस टीम वर्क को करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आपको हाजिर दिमाग भी होना पड़ता है कि आपने किस प्लान को किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से किस चीज़ को साथ साथ लेकर चलना है। नाउ अब न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है, ऑब्वियसली अगर एक हर एक की जॉब डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर कोई डाइटिशियन कहे कि मैं उसको साइकिल कभी भी नहीं हो सकता, इसी तरह अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट कहे डाइट प्लान्स बना लूँ तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और अगर कोई साइकाइट्रिस्ट कहे कि मैं फिजियोथेरेपी करवा लेता हूँ तो ऐसे भी नहीं होता, ठीक है। तो जिसका काम होता है ये उसी प्रोफेशनल को पता होता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एक तो डिग्री, नाउ द थिंग इज के
जिस तरह आप अपने पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी करते हैं, ठीक है, आप लोग फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसके हीलिंग प्रोसेस के लिए आप उनको एडवाइस करें कि ऑब्वियसली तो ओके, कहाँ थी मैं? हाँ, तो आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है लाइक आप लोग बताएं कि वाई उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं और किस तरह से आपने उनको टैकल करना है, ठीक है। सो देयर इज़ वन पर्सन नो लॉन्गर treat the human drugs but rather will cure and prevent diseases with food with nutrition, ठीक है। तो अब क्या होगा कि डिजीजेस को ओवरकम करने के लिए एक तो हमें प्रॉपरली अपने कंसर्न्ड फिजिशियन के पास जाना है, आइदर वो जनरल फिजिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है, डाइटिशियन है, या फिर हम लोगों ने मतलब प्रॉपर कंसल्टेंसी लेनी है, ठीक है। तो इन सब ये जो गैप्स हैं इन सबको हम लोगों ने किस तरह से ओवरकम करना है, इन सब गैप्स को हम लोगों ने किस तरीके से भरना है, ये हम सब का काम है, ठीक है। यू पीपल आर द जनरेशन, न्यू जनरेशन, जिन्होंने जो है सारा जो है आगे लेकर चलना है। नाउ द थिंग इज के सेशन जो है वो हम लोग ऐसा करते हैं, Q&A सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं अबाउट योर वट एवर यू वॉन्टेड टू आस्क, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछने कोई हाँ जी, मेरे थोड़े इंटरनेट में इश्यूज आ रहे थे, ठीक है, तो अभी मैंने ठीक करवा लिए, लेकिन होप सो आगे इंटरनेट में इशू ना हो। तो हम लोग Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लें तो मैं आप लोग के क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगी। Is there any question? ओके, मसूद इरशाद ने पूछा था, मैं पीछे कमेंट्स में गई हूँ, उन्होंने पूछा था डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ हेल्थ पर्सनल इन एजुकेटिंग क्लाइंट्स अबाउट न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। तो यार न्यूट्रिशनल नीड्स को जो है आप लोग किस तरीके से किसी एक की काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। उसको काउंसिल करना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बताए कि किस तरीके से जो है आपने अपनी न्यूट्रिशन का जो है वो ख्याल रखना है, अपनी जो डेली इनटेक है, अपनी जो डाइटरी इनटेक है, ठीक है, उसका किस तरह से ख्याल रखना है। तो यार ये हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो है ड्यूटी होती है कि वो अपने पेशेंट को बताए वाई द फूड इज़ इम्पोर्टेंट। वेट गेन के लिए प्रॉपर डाइट बता दें। प्रॉपर डाइट के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप डीएम करें, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉपर डाइट बता नहीं सकती, बिकॉज हर जो बॉडी फ्रेम है उसके लिए एक सेपरेट डाइट होती है, ठीक है। तो अगर एक डाइट प्लान में बताऊं तो वो एक डाइट प्लान सबके लिए नहीं है। हो सकता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपका डाइट प्लान आइदर फॉर वेट लॉस और आइदर फॉर वेट गेन आपके लिए वो सूटेबल हो, लेकिन दूसरों के लिए वो सूटेबल नहीं हो, क्योंकि हो सकता है उनको कोई और इश्यूज हो, मेडिकल इश्यूज। तो डाइट प्लान सबके डिफरेंट होते हैं। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट? यार फिजियोथेरेपिस्ट मौसमा लियाकत है, उन्होंने पूछा है व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डीपीटी। तो डीपीटी जो है वो तो क्लिनिकल सेटिंग में मतलब पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स हैं। आप लाहौर में या अपने किसी भी आप शहर से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी भी आप मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के प्रॉपर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, और आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। इवन फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग प्रोफेशन है, और बहुत ज़्यादा जो है लोग अंडरस्टैंड करने लगे इन चीज़ों को कि वाई फिजियोथेरेपी इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। वेट लॉस के लिए प्रॉपर डाइट बता दे असद जसपाल।
अभी मैंने बताया कि प्रॉपर डाइट मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, यू हैव टू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताऊंगी तो सब एक ही डाइट पर शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए इफेक्टिव होगी, कुछ लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं होगी, और फिर जिन लोगों के लिए इफेक्टिव नहीं होगी वो कहेंगे कि डाइट ठीक नहीं बताई। उनको हो सकता है कि और इश्यूज हों, क्योंकि हर एक इंसान का वेट, हाइट, एज, उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स सब कुछ डिफरेंट होता है, तो डाइट उसी के अकॉर्डिंग होती है। कोई एक डाइट जो है वो सबके लिए नहीं होती। Which diet is good in back pain? बैक पेन के लिए कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है, अच्छी होती है? बैक पेन आपकी जो है उसके लिए यार आपकी न्यूट्रिशन जो है ना वो आपकी ओवरऑल ठीक होगी ना तो आपको एज सच इश्यूज ही नहीं होंगे। लेकिन स्टिल अगर आपको एक मेजर बैक पेन के लिए डाइट चाहिए तो बैक पेन के लिए जो है सिर्फ आपकी जो है एक्सरसाइजेस जो है, जहाँ पर 80% डाइट आपका काम कर रही होती है वहाँ पे 20% आपकी एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसकी डाइट के लिए आपको ऑब्वियसली आपकी सबसे पहले तो एनर्जी इनटेक जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है वो इनटेक पूरी होनी चाहिए। दूसरा आपका जो प्रोटीन है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोटीन की बात नहीं कर रही मैं, नॉन बायोलॉजिकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रही हूँ। प्लांट बेस्ड प्रोटीन देते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोटीन्स जो होते हैं वो अक्सर इश्यूज क्रिएट कर देते हैं, और अक्सर लोगों को क्योंकि यूरिक एसिड के इश्यूज होते हैं तो उसके लिए बायोलॉजिकल प्रोटीन्स जो हैं वो हम लोग दूर ही रखते हैं। ओके, बरिशना हरम हुआ जिसमें मस्कुलर पेन्स में बहुत परेशान की। बरिशना हरम जो है वो कह रही हैं कि कुछ ऐसा पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे मस्कुलर पेन्स में बहुत परेशान किया। सो हाउ कैन आई क्योर माई बैक मस्कुलर पेन? सो यू शुड गो सी अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम आप डाइटिशियन अमरीन कलीम लिखेंगे, DN अमरीन कलीम लिखेंगे तो आपको जब भी मिल जाएगा। @clinical_dietitian_ लिखेंगे तब भी मिल जाएगा। मिनहल मलिक कह रही है कैन यू प्लीज टेल मी सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज और डाइट टू डिक्रीज जस्ट वन साइड लोअर बैक पेन? इट डिपेंड्स कि आपको इसके अलावा और कोई इश्यूज तो नहीं है, लाइक आप प्रेशर का इशू तो नहीं है, या आपको आपकी फैमिली में कौन सी डिजीजेस रन कर रही हैं और आपको ये मसला कब से है। एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। तो मुझे ये सब आपकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है आपको कोई भी एक्सरसाइज या डाइट सजेस्ट करने के लिए। वेट लॉस की डाइट बता दे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड के डाइट नहीं मैं बता सकती, हाँ कुछ टिप्स दे सकती हूँ। मैं आप लोग को टिप्स दे देती हूँ। टिप्स में जो है आपको एक तो आप जो भी मील ले रहे हैं, ठीक है, सबसे एक प्रो टिप बता देती हूँ कि आपने सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, जो कि आप ऑलमोस्ट आप में से बहुत ज़्यादा लोग हैं वो करते ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ब्रेकफास्ट अच्छा करना है, ठीक है। आपने सिर्फ दोपहर का खाना ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम खाना है, और रात का खाना जो है आपने बहुत ज़्यादा कम लेना है, ठीक है। मतलब सिर्फ आपने अपनी जो भूख है उसको मिटाना है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है, रात में। और हर खाने से पहले, हर मील से पहले आपने मिनिमम 1 ग्लास या से 1.5 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। ये वेट लॉस की टिप्स हैं। इंस्टाग्राम में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपना, मैं शेयर भी कर दूंगी। ओके, मसूद इरशाद पूछ रहे हैं एक्सप्लेन हाउ फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड मेंटल इलनेसेस अफेक्ट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस। फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि क्योंकि आप चल फिर नहीं सकते हो, ठीक है। और मेंटल इलनेस में क्या होता है कि आप जो है ना आप स्ट्रेस में होते हो, प्रॉपरली स्ट्रेस में होते हो, आप स्ट्रेस में होते हो, फिर आपको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंजाइटी होती है आपको। तो उससे क्या होता है आपके जो हंगर के हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली बन नहीं रहे होते, ठीक है। अगर वो बन भी रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब भी आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं या कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्मेल्स हैं जिनको स्मेल करने के बाद या जिनको देखने के बाद आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी है तो आपको वैसी आप स्ट्रेस में होते हो कि आप बाकी लोगों की तरह, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्ट से ओवरकम कर जाते हैं और अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते और उसकी वजह से जो है
ये होता है कि उनको मेंटली भी वो स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस में जाने के बाद ऑब्वियसली उनकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। उनके जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली बन नहीं रहे होते, जिन्होंने उनको हंगर या सटाइटी या इस तरह की फीलिंग्स देनी होती है। तो जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। मिनाहिल मलिक, आपने क्या क्वेश्चन किया है? आई डोंट नो, दोबारा से रिपीट कर दें तो फिर मैं आंसर कर दूंगी। मौसमा लियाकत पूछ रही हैं कि लड़कियों के लिए डीपीटी ज़्यादा बेटर है या डी फार्मेसी ज़्यादा बेटर है, तो स्पेसिफिकली लड़कियां क्यों, मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जाएं। आपका डीपीटी में इंटरेस्ट है तो आप डीपीटी में जाएं, आप डी फार्मेसी का इंटरेस्ट है तो आप डी फार्मेसी में जाएं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द जेंडर। राव दानिश पूछ रहे हैं हाउ कैन वी रिड्यूस आर एब्डोमिनल फैट, प्लीज गाइड रिगार्डिंग डाइट एंड एक्सरसाइज और वट एवर। मैंने आपको टिप्स दे दी हैं, ठीक है, वेट लॉस की। एक्सरसाइज में मोस्टली जो है वो एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए प्लैंक पोजीशन मेंटेन की जाती है, क्रंचेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप की सिचुएशन क्या है, ठीक है। आपका वर्कआउट किस इंटेंसिटी का होता है, आपकी जो है लाइफस्टाइल क्या है, और आप किस तरीके से उन सब चीज़ों को साथ लेकर चल सकते हैं, तो इट ऑल मैटर्स। इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, सम फैमिली रिलेटेड डिजीजेस आपने पूछा है। चौधरी उस्मान जफर पूछ रहे हैं कि प्लीज डिस्क्राइब सम फैमिली रिलेटेड डिजीजेस विद न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारे जो सोसाइटी में जो मोस्ट कॉमन फैमिली डिजीजेज है वो डायबिटीज मेलाइटिस है और हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटिस जो है, अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ चाय में से चीनी कम कर दी जाती है, बाकी वो समझते हैं कि कुछ भी खा पी लें तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो रिच सोर्स है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, वो रोटी भी है आपकी, चावल भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ फ्रूट्स भी हैं, कुछ क्या मोस्टली फ्रूट्स भी सारे जो हैं वो आपको जो है हाइपरग्लाइसेमिक में ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करने से ही आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में आती है। इसी तरह अगर हम लोग हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन लोगों को लगता है कि सिर्फ सॉल्ट को रिड्यूस करने से उनकी हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी जो है आपकी वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो उन वेजिटेबल्स को भी रेस्ट्रिक्ट करने से आपकी हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। Okay, what is the relation of sleeplessness with workout routine? I became sleepless when I do exercise, even in morning. Is it related to some nutritional deficiency like electrolyte or vitamin? सैफुल्ला खालिद, सबसे पहले तो ये कि वर्कआउट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब तक आप उन प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते, उस वक्त तक आप जो है आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल से आपने अभी अभी न्यू वर्कआउट करना स्टार्ट किया होगा, जिसकी वजह से आपको जो है वो स्लीपलेसनेस के इश्यूज होते हैं। वरना अगर जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं उनको प्रोटोकॉल्स भी पता होते हैं, उनकी स्लीप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती, वर्कआउट से तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहली बात के उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आपको जो आप जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वर्कआउट से पहले आपको जो है कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स में स्पेसिफिकली आपको बनानास, जो अगर आप 2 बनानास ले लेंगे तो आपको 90 मिनट्स तक की एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कंटिन्यूसली वर्कआउट करने की, ठीक है। वर्कआउट के बीच में जो टाइम होता है, मतलब जो आपका 1 मिनट का स्टे होता है, उसमें आपको लाजमी है कि आप अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करें, क्योंकि स्वेटिंग वगैरह जब हो रही होती है तो आपका ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। वर्कआउट के बाद आप को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है, जो मेजरली हम लोग सजेस्ट करते हैं वो दलिया होता है। दलिया भी जौ का दलिया, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो वो आपका जो है एक तो रिकवरी आपकी प्रॉपर नहीं करवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे वो आपका। ओके ओके, वेट गेन की टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। एंड एनी एक्सरसाइज रिगार्डिंग बैक नेक मसल पेन, ठीक है।
वेट गेन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, कुछ टिप्स दे देती हूँ। वेट गेन की टिप्स ये होती हैं कि आपने जो है ना, एक तो वेट गेन वालों के साथ इशू ये होता है कि वो अगर 2 kg वेट गेन करते हैं ना, उसके बाद उसकी उनकी जब बॉडी अडेप्ट कर रही होती है ना सारी चीज़ें, तब वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। और उस बीमार होने के बाद वो मज़ीद जो है ना 3 kg जो है ना वो लॉस कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आने के बाद ना वो आगे कंटिन्यू नहीं करते, ठीक है, अपनी डाइट। तो अगर आप बीमार हो जाते हो तो ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत नहीं होती इतना ज़्यादा खाना खाने की या इतनी ज़्यादा कैलोरिक इनटेक करने की, तो आप इसीलिए बीमार होते हो। लेकिन वो एक हेल्दी वे में आप बीमार हो रहे होते हो, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद छोड़ देते हो, जब आप छोड़ देते हो तब वो इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो इसकी प्रो टिप यही है कि अगर आप बीमार हो जाते हो या अगर आपको स्टमक के इश्यूज होते हैं तो उसके लिए आप कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करें, लेकिन आप अपनी डाइट को उसी तरह से जो है ना लेके चलें। आप थोड़े जब रिकवर हो जाए तो उसके बाद आप दोबारा से डाइट जो है वो स्टार्ट करें। सर्टिफिकेट्स आप मैसेज करके पूछेंगे पेज पर, मुझे नहीं पता इस बारे में। ओके, एंगर और माइंड स्ट्रेस टेंशन कंट्रोल करने का कोई तरीका बता दें। ये साइकाइट्रिस्ट का काम है, तो आप साइकाइट्रिस्ट से पूछें या किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछें, तो वो आपको बताएंगे। ओके, नवीद हुसैन मैम, स्ट्रेस क्या पूछ रहे हैं आप? स्ट्रेस कैन कॉज फॉरगेटिंग इशू एज डिप्रेशन एंड स्ट्रेस कैन cause our body health condition, how we can overcome। स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि आप जब तक ये सवाल जो है उसके पर्सन से नहीं पूछेंगे उस वक्त तक आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज समथिंग रिलेटेड टू अ साइकाट्रिस्ट, ठीक है। तो आप उससे पूछें, दिस इज मच बेटर, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इन सब चीज़ों में होती है। टेकिंग सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग जिम कुड हैव एनी साइड इफेक्ट टू आवर बॉडी और नॉट? बासित जिशान, सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग जिम, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सप्लीमेंट्स लेना बैन होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्योंकि आपके जो ट्रेनर्स होते हैं जिम के, वो आप लोग को सप्लीमेंट्स पर लगा देते हैं और सप्लीमेंट्स पर लगाने के बाद आपकी बॉडी एकदम से फूल जाती है, ठीक है। लेकिन वो सप्लीमेंट्स जो है वो आपकी बॉडी को अपना अडिक्टेड बना लेती हैं, और जब आप वो सप्लीमेंट्स लेना छोड़ देते हैं तो आप उससे भी ज़्यादा ड्रास्टिकली वेट लॉस कर लेते हैं या अपना मसल लॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स अगर आप मल्टी वाइटामिन और मिनरल्स ले रहे हैं तब तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली वाइटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वे प्रोटीन के और इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, तो फिर दीज आर नॉट गुड, आपको वो लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाद में आपको हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा देती हैं। ओके, इसके बाद मिनाहिल मलिक, आई मीन टू से फेसबुक आईडी नेम पर क्या पूछ मिनाहिल मलिक, मुझे आपका सवाल समझ ही नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? ओह माय गॉड, ये इतना ओके, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट में आपने जितने सवाल करने हैं आप लोग वो सवाल कर सकते हैं। 5 मिनट बाद ये सेशन जो है ये एंड हो जाएगा। My lifestyle is so weak, I'm in fear of muscle wasting and my whole life is going bad with stress and depression about and nutritionally too weak due to exam anxiety. What should I do? सबसे पहले तो आप जो है अपना स्लीप साइकिल ठीक करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपका स्लीप साइकिल ख़राब होगा। आप रात में लेट सोते होंगे, सुबह भी लेट ही उठते होंगे, और अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तब भी आपको जो है आपकी जो नींद की क्वालिटी है, क्वांटिटी बेशक आपकी ज़्यादा, आपकी नींद की जब क्वालिटी पूरी नहीं ना होगी उस टाइम तक आपका जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है ना वो ट्रीट नहीं हो सकता। जब आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन ट्रीट हो जाएगा, आपको खुद ब खुद आपके जो हंगर के हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको भूख भी लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करें। Rao Danish is asking how can we reduce our abdominal fat? Please guide regarding diet and
एक्सरसाइज और वॉट एवर। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, और उन स्पेसिफिक एक्सरसाइज में से मैं आपको 2 के नाम बता देती हूँ। एक को हम क्रंचेस कहते हैं, ठीक है। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब और गूगल के क्रंचेस किस तरह से किए जाते हैं, और अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो आपको पता होगा क्रंचेस किस तरह से करते हैं। इसके अलावा प्लैंक पोजीशन मेंटेन करते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल फैट के लिए। तो 2 हो गई हैं एक्सरसाइजेस। इसके अलावा मैं आपको अगर डाइट बताऊं तो डाइट में आपने सिर्फ रात में चावल नहीं खाने, और खाने से पहले मैंने पहले भी एक प्रो टिप दी है कि आपने हर मील से पहले जो है आपने 1 से 1.5 ग्लास पानी पी लेना है, सो दैट आपका स्टमक फुल हो जाएगा और आपकी जो कैलोरीज है वो कम हो जाएंगी। बाकी एक्सरसाइज आपने रेगुलरली करनी है, इसी तरह आपका जो है फैट जो है वो लॉस होगा। असद जसपाल मैम प्लीज, आपने क्या क्वेश्चन पूछा, जल्दी से रिपीट कर दे। वी हैव ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। 3 मिनट बाद ये सेशन जो है ये एंड हो जाएगा, तो प्लीज जल्दी से अपने क्वेश्चंस कर लें। असद जसपाल, आपने क्या क्वेश्चन किया था, दोबारा रिपीट कर दे, मेरे ख्याल से वो ऊपर चला गया है। एंगर और माइंड स्ट्रेस वाला आपने क्वेश्चन किया था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सब सारे काम जो हैं ये आपकी जो है साइकाइट्रिस्ट के हैं, सो यू शुड कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट इस सब के लिए। अदरवाइज आप अपना स्लीप साइकिल मेंटेन करें तो उस तरह से भी आपका जो है स्ट्रेस वगैरह जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। एक्सरसाइज के नाम रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्रंचेस और प्लैंक पोजीशन को मेंटेन करने का बोला था। क्रंचेस जो है आप इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी की फिजिक क्या है, आपकी एब्डोमिनल जो फैट है वो कितना है, क्योंकि आपने भी फैट भी मेजर नहीं किया हुआ। तो क्रंचेस और प्लैंक जो है वो एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए मेजरली यूज किए जाते हैं। डिफाइन द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इन प्रोडक्टिव एजिंग एंड बॉडी चेंजेस। रोल ऑफ न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन जो है वो आपकी डिजीज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपकी जो है एक हेल्दी बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर एजिंग और बॉडी चेंजेस की बात करें तो मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है ऐसे सेलिब्रिटीज़ है जिनकी एग्जांपल दे सकती हूँ, या बहुत ज़्यादा ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल करने पर ही अपनी एज को कंट्रोल किया हुआ है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बहुत फनी सी एग्जांपल है महानूर बलोच की। सो शी इज़ द वन जो कि एक बहुत ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल है जिसने अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपनी एज